हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो लेक्चर 3rd होने वाला है, क्योंकि 2 इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने 2 लेक्चर वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज हमारा जो लेक्चर 3rd है, इसमें ये हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और हाँ, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के एज अ नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको इन सभी वीडियोस के नोट्स देखने को भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लोगों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो लेक्चर 3rd होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर वीडियो कंप्लीट कर लिया, उसमें कई सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का वीडियो लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है शिल्प उत्पादन। ठीक है, आप देखिए कि शिल्प उत्पादन क्या है। ठीक है, चनहुदड़ो यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक छोटी सी बस्ती में बसी हुई थी। जो चनहुदड़ो था वो अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तुलना में, तो चनहुदड़ो क्या था, एक छोटी सी बस्ती में बसा हुआ क्या था, एक शहर था या फिर एक बस्ती थी। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो की बात करें 25 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और वहीं चनहुदड़ो की बात करें तो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो की तुलना में जो चनहुदड़ो था बहुत कम स्थान पे तक फैला हुआ था, क्षेत्रफल बहुत कम था। लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन का काम किया जाता था। यहाँ पे पूरी तरीके से किसका काम होता है, शिल्प उत्पादन का ही काम किया जाता है। इसके अंदर जो कार्य होते थे, मनके बनाना, इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, चनहुदड़ो के अंदर क्या क्या काम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है मनके बनाना। ठीक है, शंख की कटाई करना। ठीक है, धातु का कार्य करना, मोहरों का निर्माण करना। मोहरे क्या होते थे, जो कि हमारे मोहरे मतलब बनाए थे, शासकों के द्वारा मोहरे बनाए जाते हैं, मोहरे स्टैंप। ठीक है, उनके वो बनाए जाते थे। बाट यानी कि नापतोल के लिए बाट जो था, बाट बनाए जाते इत्यादि सम्मिलित था। ठीक है, मनकों को 2 या इससे ज्यादा पत्थरों को आपस में मिलाकर बनाया जाता था, और यह कई प्रकार के होते थे। सिंपल लैंग्वेज में मनके बनाने की तकनीक में भी विविधता पाई गई थी। यानी जो मनके बनाने की जो तकनीक थी, उसमें भी कई हमें विविधताएं देखने को मिलती है। ठीक है, पुरातत्व द्वारा यह प्रयोग किया गया कि कर्नेलिया का लाल रंग पीला रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है। यानी कि पुरातत्व द्वारा यह प्रयोग किया गया कि जो कर्नेलिया का जो लाल रंग है, उसको अगर हम पीला रंग के कच्चे माल को अगर हम पकाते हैं तो मतलब कर्नेलिया के लाल रंग को अगर हम आग में पकाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला रंग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मनके को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से पूरे होते थे। यानी कि मनकों को बनाने में जो घिसाई होती थी, पॉलिश और इसमें जो छेद करने की जो प्रक्रिया थी, वो पूरे जो होते थे कहाँ पे, लोथल चनहुदड़ो धोलावीरा से। देखो लोथल से होता था, हमें क्या होता था, घिसाई होती थी। ठीक है, चनहुदड़ो में पॉलिश होती थी, और धोलावीरा में से छेद करने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी जगहों से हमें क्या हुए, ये सभी उपकरण प्राप्त हुए हैं, घिसाई करने के, पॉलिश करने के, और मनकों में छेद करने के लिए जो तो मशीन चाहिए होती है तक वो हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ नागेश्वर और बालकोटा, जो कि दोनों बस्ती समुद्र तट के पास थी, यहाँ से शंख की वस्तु, चूड़ियां, करछिपा तथा पच्चीकरी बनाई जाती थी। यहाँ पे क्या थी, समुद्र किनारे बसा होती, यहाँ से हमें क्या शंख मिलेगा, शंख का समुद्र से प्राप्त होता है शंख। ठीक है, वस्तुएं वहां से हमें चूड़ियां प्राप्त हुई है, करछिया यानी कि वो हाथों में मोटे मोटे पहनते ना करछिया, वो, और कच्ची करी यानी एक वो कांधे पे पहनने के लिए होता है, कच्ची करी वो बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरे, देखो यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरे बस्तियों में ले जाया जाता था। यानी लोथल, गुजरात, इनसे जो था, जो भी वस्तुएं निर्माण किया जाती वो कहाँ ले जाता, दूसरे वस्तुओं तक ले जाता था। ठीक है, अब आता उत्पादन केंद्रों की पहचान। यानी कि उत्पादन यानी कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता था, उन केंद्रों की पहचान कैसे की गई। पुरातत्वविज्ञों को खोज में कच्चा माल, त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट यदि प्राप्त हुआ, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इंसानों पर सिर्फ उत्पादन का कार्य संभव किया गया होगा। यानी कि जो पुरातत्वविज्ञ है उनको क्या मिला, जहां से उन्होंने खोज की ना, तो वहां से कच्चे माल जो है प्राप्त हुए, और जो त्यागी गई वस्तु से, मान लो अभी में किसी चीज को निर्माण करना है, लोहे से हमें कुछ चक्कू बक्कू कुछ भी बनाना है, तो उसका जो भी हिस्सा कट के निकलेगा वो क्या वो वहीं पे जो कूड़ा करकट डस्ट था वो वहीं पे छोड़ दिया गया, उसके अवशेष। तो उसी के अवशेष से हमें प्राप्त हुआ कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, या फिर हमने उससे अंदाजा लगाया कि लोग यहाँ पे क्या करते, उत्पादन का जो था यहाँ पे कार्य संभव होता था, उत्पादन का कार्य यहाँ पे किया जाता
था। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आता है कूड़ा करकट। शिल्प के सबसे अच्छे संकेतों में से एक था। जो कूड़ा करकट वहां से त्यागी की जो वस्तुएं थी ना, कूड़ा करकट जो था वो वहां से मिले हुए क्या संकेतों में से एक बहुत अच्छा था। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तथा उसके अवशेष वहीं पे छोड़ दिए जाते थे। मान लो कोई भी वस्तु जैसे शंख बनाना है तो उसके क्या थे, जो भी वस्तुएं था पत्थर जो काटे जाते थे ना, उसको जो बच जाता था, उसका जो अवशेष बच जाता था वो वहीं पे छोड़ दिया करते थे। उसी से हमें क्या मिला, अनुमान हम लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे यह उत्पादन केंद्र था। कभी कभी बड़े टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या था, जो बड़े बड़े टुकड़े थे ना उनको छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब जब बड़े टुकड़े को हम छोटे में तब्दील करेंगे तो उसकी घिसाई होगी, तो घुसे हुए जो अवशेष निकलेगा वो हमारे किसी काम का नहीं, वो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट टाइम में जब कोई आएगा तो वहां से क्या उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस चीज का ये काम हुआ होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग जाते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक बड़े मजेदार था। जैसे कि मान लो हम लोग किसी गार्डन में गए, ठीक है, या फिर कोई गार्डन है हमारा खेलने के लिए, हम बहुत दिनों बाद जा रहे हैं उसमें। अब हम क्या देखते हैं, वहाँ पे कप उप देखते हैं, ये बियर कुछ गिलास विलास देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जरूर यहाँ पे किसी ने चकना वकना का काम किया है या फिर जरूर किसी ने शादी वादी यहाँ पे की है, तो उसी का कूड़ा करकट। तो हम देख के क्या एक अंदाजा लगा लेते हैं। सेम वही जो ये लोग भी है अंदाजा लगाते हैं। इसमें तो हम लोग बहुत तेज अंदाजा लगा लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर छोड़ दिया जाता है। जो बहुत छोटे टुकड़े थे उनको क्या था, कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता है। यह टुकड़े और संकेत करते थे कि छोटे विशिष्ट के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी उत्पादन का कार्य किया जाता था। ये छोटे टुकड़े जो है ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जो हमारे अतिरिक्त जो हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जो बड़े शहर हैं यहाँ पर भी उत्पादन कार्य किए जाते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये था हमारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब आता है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। यानी कि लोग जो थे आखिर कोई भी चीज सामान बना रहे हैं तो उसका क्या था, माल तो कहीं से कहीं ना आ ही रहा होगा, तो माल कैसे प्राप्त करते थे, कहाँ से प्राप्त करते, उनकी नीतियां क्या थी, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। शिल्पकारी के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था। यानी शिल्पकार के लिए जो शिल्पकारी जो शिल्प का जो काम करते, शिल्प उत्पादन का, उनको क्या था, किसी भी चीज को बनाने के लिए कई सारे पदार्थों का या फिर कई सारे कच्चे मालों का क्या था, इस्तेमाल करते थे। तो तथा मिट्टी जैसे कुछ पदार्थ स्थानीय स्तर पर ही मिल जाते थे, और कुछ जो मिट्टी जैसे हैं वो क्या स्थानीय स्तर पर मिल जाते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती थी, वो क्या कहते थे, बाहर से मंगवाते थे, किसी और शहर, किसी और दूसरे राज्य स्थान से। ठीक है। कुछ दूसरे पदार्थ जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु, जलोढ़ मिट्टी बाहरी क्षेत्र से मंगवाए जाते थे। मिट्टी से बने बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी से बने हुए बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि लोग उस समय व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। यानी कि बैलगाड़ी के, अगर मिट्टी के बने हुए बैलगाड़ी के टुकड़े हमें खिलौने मिले तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग जो थे वहां पे बैलगाड़ी के बारे में उनको जानकारी थी, वो बैलगाड़ी के बारे में जानते थे। ठीक है। अब आता है जल मार्गों का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने जो उन्होंने बनाया उस सामान को व्यापार के लिए बेचने के लिए क्या करते थे, जल मार्गों का प्रयोग क्या करते थे, या फिर सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वो लोग किसका इस्तेमाल करते थे, जल मार्गों का प्रयोग करते थे। तथा हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वही अपनी बस्तियां स्थापित करना शुरू कर दिया। जो हड़प्पा स्थल के जो लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, किसी दूसरे शहर से सामान मंगाते थे, तो वो लोग क्या करने लगे, जब देख रहे भाई हमें खर्चीला ज्यादा पड़ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उसी जहां से उनको सामान प्राप्त हुआ था ना, वहीं पर जाकर के वो रहने लगे, बसने लगे, और वहीं पर उन्होंने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया, बस्तियां स्थापित करने लग गए। जैसे नागेश्वर, बालाकोटा में शंख आसानी से मिल जाते थे, लोग वहीं पर जाके क्या करने लगे, निवास करने लगे, जो भी शंख का काम करते थे। कहाँ से, गुजरात, सॉरी नागेश्वर जो कि बालाकोट में स्थित है, ठीक है, नागेश्वर जो कि गुजरात में स्थित है, बालाकोटा जो कि पाकिस्तान में भी स्थित है, वहां से शंख प्राप्त होते थे, और वो लोग वहां पे क्या करते हैं, जाके वहीं बस गए। इतना क्लियर है? ठीक है। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी दूर के क्षेत्रों से उनका संपर्क कैसा था। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज संकेत करते हैं कि तांबा शायद अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बसे ओमान से भी लाया जाता था। यहाँ पे अरब आएगा, ठीक है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बसे जो ओमान था वहां से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण से रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि ओमानी तांबा तथा हड़प्पा की पूरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। यानी कि हमें क्या पता चलता है, जो रासायनिक विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि ओमानी तांबा तथा हड़प्पा की पूरा वस्तु दोनों में से हमें क्या मिलते हैं, निकल के अंश। निकल एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है, उसके अंश हमें प्राप्त हुए हैं, जो दोनों के मिले
जुले उद्भव की तरफ संकेत करते, जो दोनों के क्या कहते हैं, मिले जुले उद्भव की ओर संकेत करते कि इन दोनों को मिला करके इसको बनाया गया है, मिले जुले उद्भव की ओर संकेत करते हैं। हड़प्पा मर्तबन जिस पर काली मिट्टी काली मृदा की एक मोटी परत का लेप चढ़ाया जाता था, ओमान क्षेत्र से मिला है, ओमान क्षेत्र से मिला है। ऐसी मोटी परतों का इस्तेमाल तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता था। यानी कि ऐसी जो मोटी परतें थी, इनका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब उन्हें किसी पानी या फिर किसी तरल पदार्थ को तरल पदार्थ के रिसाव को रोकना हो, तब उसका प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में मगन, जो शायद ओमान की जगह प्रयुक्त होने वाला नाम था। ठीक है, मगन क्या था, एक जगह का नाम, ओमान के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक नाम था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है मोहरे लिपि तथा बाट। क्या आता है, मोहरे लिपि तथा बाट। सबसे पहले पढ़ेंगे मोहरे और मुद्रांकन। ठीक है, मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन का इस्तेमाल लंबी दूरी के संपर्कों को आसान करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सामान से भरे हुए एक थैले को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था। उसके मुख को रस्सी से बांधकर उस पर गांठ मार दी गई थी। उस गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी को जमा कर उसको मोहरों से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहरों के चिन्ह अंकित हो जाते थे। अगर इस थैले पर अपनी मंजिल पर पहुंचने तक मुद्रांकन ठीक रहता है तो, यानी कि जो इस पे जो मोहरे लगाए गए वो मुद्रांकन ठीक रहे, जो उस पे छपी गई है वो ठीक रहता है, तो इसका मतलब यह था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर वो मुद्रांकन में कोई भी मतलब त्रुटि हो जाती है, टूट जाती है या फिर दरार पड़ जाती है, किसी वजह से कुछ होता है, तो क्या था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सिंपल से हम ये जान सकते हैं कि अगर मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था, मैं सिंपल बताता हूँ, पढ़ा है अभी हमने, जो उसको बताता हूँ। देखो क्या करते हैं लोग, कोई भी सामान को दूर किसी स्थल पे भेजना है तो क्या करते थे वो लोग, अपने सामान को एक किसी थैले में बंद कर देते, उसके बाद गीली मिट्टी लगा देते थे। ठीक है, उसको बंद कर देते थे और क्या कहते हैं, अपनी मोहरों का उसमें निशान चिन्ह लगा देते थे। ठीक है, और अगर वो अपनी स्थान से अपने गंतव्य तक जब तक ना पहुंच जाए, अगर गंतव्य तक पहुंचने तक में अगर उसमें कोई भी परेशानी या फिर कोई भी अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो मोहरे में क्या होगी, दरार हो जाएगी। मान लो किसी वजह से उसमें अगर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं हुई तो क्या वो हल्का सा भी टूट भी जाता है, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति पे शक किया जाता था, उसे दंडित भी किया जाता था कि इस थैले के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये था हमारा मोहरे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, मुद्रांकन से भेजने वाले व्यक्ति के विषय में भी जानकारी का पता चल जाता था हमें कि वो व्यक्ति कैसा है, कहीं वो मतलब त्रुटि तो नहीं है, कहीं वो हमें हमारे साथ गद्दारी तो नहीं करेगा, तो उससे क्या है, उसके मतलब सोच का भी पता चलता था, लालच है कि नहीं है। ठीक है, एक रहस्यमय लिपि। अब आता हमारा लिपि, एक लिपि को देख लेते हैं, लिपि क्या है। देखो रहस्यमय लिपि मैंने लेक्चर 1 में बताया था, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसको एक रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता था वो आपको लेक्चर 1 पढ़ के आया तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाएं और छोड़ा चौड़ा अंतराल और बाईं ओर यह संकुचित है। यानी कि क्या करते थे, एक चीज बताओ, जैसे कि मैं यहाँ से लिखना कोई भी चीज शुरू करूंगा, यहाँ से जब मैं कोई लिखना शुरू करूंगा, जब देखूंगा भाई आगे जगह कम पड़ी तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा संकुचित करना शुरू कर दूंगा, यानी संकुचित यानी कम करना, जगह स्पेस कम करना शुरू कर दूंगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से दाईं ओर से लिखना शुरू करते थे और इधर आने वाली जगह कम होने की वजह से क्या करते थे, संकुचित कर दिया करते थे। इतना क्लियर है। ठीक है, बाईं ओर संकुचित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसे लिखने वाले ने दाएं ओर से लिखना शुरू किया और बाद में बाईं ओर जगह कम पड़ने से इसको क्या कर दिया, पढ़ने की वजह से इसको संकुचित कर दिया। ठीक है, यह लिपि वर्णात्मक ना होकर के चित्रात्मक थी। यह लिपि वर्णात्मक ना होकर के क्या थी, चित्रात्मक थी, जिसमें लगभग 375 से 400 तक चिन्ह मिले हैं। ये जो लिपि थी ये वर्णात्मक यानी वर्णात्मक ना होकर क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें तकरीबन 375 से लेकर के 400 तक में हमें क्या मिले हैं, चिन्ह देखने को मिले हैं। आज तक मिले सबसे लंबे अभिलेख में तकरीबन 26 चिन्ह अंकित है। आज तक में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें सबसे अधिक जो है 26 जो चिन्ह है वो अंकित है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि आखिर उसमें लिखा क्या गया था। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी जिस वजह से उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। इस लिपि की लिखावट जो है बहुत सी वस्तुओं पर मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग भी साक्षर थे। जिससे यह प्रतीत तो होता है कि वहाँ के लोग क्या थे, पढ़े लिखे तो
थे, अशिक्षित नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। ठीक है, अब आता है हमारा बाट प्रणाली। ठीक है, बाट यानी बाट क्या होता है, नापने का जो हमारा होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, किलो होता है, पाव होता है, वो बाट प्रणाली क्या आती है वो देख लेते हैं। ठीक है, बाटों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता था, जो चाट नामक पत्थर से बनाया जाता था, चाट नामक पत्थर से बनाया जाता है। वो वाला खाने वाला चाट नहीं है, ये एक चाट है, चाट नामक पत्थर से बनाया जाता है। इन पर किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं होते थे, इन बाटों पर किसी भी प्रकार के क्या थे, चिन्ह नहीं उकेरे जाते थे या नहीं होते थे। इन बाटों का आकार घनाकार होता था, इन बाटों का आकार कैसा होता था, घनाकार होता था, ऐसा। ठीक है, छोटे छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः गहने और मनकों की तुलाई के लिए किया जाता था या किया जाता होगा, तथा कुछ स्थानों पर धातु द्वारा बने तुला के पलड़े भी मिले हैं। धातु से बने जो पलड़े होते हैं ना, जिसमें सामान को रख के ऐसा करके इसमें रस्सी लगी रहती है। ठीक है, 3 रस्सी लगी रहती है और सामान को इसमें तौला जाता है, दोनों साइड से ऐसे होता है ना, सामान को इसमें रख के तौला जाता है, पलड़े वो भी मिले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब आता है प्राचीन सत्ता। क्या आता है, प्राचीन सत्ता। हड़प्पा सभ्यता में जटिल निर्णय लेने और इसे लागू करने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जटिल निर्णय और इसे लागू करने के संकेत मिलते हैं। किससे, हमने अभी इससे पहले लेक्चर 2 में पढ़ा था कि जो ईंटें थे ना हमारे, वो ईंटें क्या थे, सभी एक समान अनुपात के मिले हैं हमें। तो इससे यह पता चला कि वहां पर कोई एक शासक तो था जो कि एक अनुपात के ईंटें बनवाता था। हमें जितने भी जगह से मिले हैं ईंटें, सभी क्या मिले हैं, एक ही अनुपात के मिले हैं। जैसे ज्यादातर हड़प्पाई वस्तुएं एक अनुपात में पाई जाती थी, यह बात मृदभांडता ईंटों से स्पष्ट होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक स्थान पर नहीं होता था, अलग अलग स्थानों पर होता था, लेकिन जम्मू से लेकर गुजरात में पूरे क्षेत्र में सम अनुपात के ईंटें देखने को मिलते हैं। यानी कि जम्मू से लेकर के गुजरात तक में जितने भी ईंटें मिले, सभी क्या है, समान अनुपात के हैं, सम अनुपाती हैं। इन्हें सब क्रियाकलापों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा की सत्ता काफी अच्छी रही होगी। इन्हीं सब कारणों पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की जो भी सत्ता रही होगी ना, वो क्या रही होगी, बहुत ही अच्छी रही होगी। इतना क्लियर है, काफी छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत मजा भी आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, अब आता है महल तथा शासक है, फिर प्रसाद तथा प्रसाद जिसे महल कहते हैं तथा शासक। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बहुत बड़ी इमारत को एक प्रसाद यानी महल का नाम दिया गया, जिससे संबंधित कोई भाव समान नहीं मिला, जिससे कोई भी संबंधित हमें क्या इसमें क्या होता था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया, एक पत्थर की मूर्ति थी, इसको पुरोहित राजा का नाम दिया गया। ठीक है, और यह नाम आज भी प्रचलन में है, और ये नाम क्या है, आज भी प्रचलन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्व विद्वानों मेसोपोटामिया के इतिहास का वहाँ के पुरोहित राजाओं से अवगत थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता मिली थी ना, वहाँ से क्या थे, जो हमारे विद्वान थे वो क्या थे, वहाँ के राजाओं और पुरोहितों से प्रभावित थे, अवगत थे या जान चुके थे। कई विद्वानों का मत है कि हड़प्पाई समाज में शासन नहीं होते थे। कई विद्वानों का ये मत है या फिर ये मानना है कि जो हड़प्पा समाज है ना, वहाँ पे क्या था, शासन नहीं करते थे और सभी निवासियों का सामाजिक स्तर एक समान था। सभी निवासी जितने भी लोग वहाँ निवास करते हैं उन सभी का समान जीवन स्तर था। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव या फिर कोई शासक नहीं था, कोई कमेटी नहीं थी। दूसरे विद्वानों का यह मानना है कि यहाँ किसी एक शासक का शासन नहीं था, बल्कि कई शासक थे। यहाँ कई विद्वान ऐसे जिनका यह मानना था कि यहाँ पे कोई एक शासक नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे शासक रहे। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक होते होंगे या फिर होते थे, ऐसा और विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि यह सब एक ही राज्य था, यह सब क्या है, एक ही राज्य था या फिर एक ही शहर था। जैसे कि वहां से मिला पूरा वस्तुओं में एक समानता, योजनाबद्ध वस्तुओं के साक्ष्य, ईंटों के आकार में एक सामान्यता इत्यादि। ये इस वजह से कहते हैं कि वहाँ की जो ईंटें थी वो एक समान मिली है। ठीक है, जो भी घर बनाए गए तो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो या फिर मोहनजोदड़ो हो या फिर और भी कोई जगह हो। तो वहाँ कहते हैं जो सभी चीजें बनाई गई थी वो एक ही आकार थी, इसलिए क्या कहते हैं वो कि ये पूरा एक ही राज्य था। कितना क्लियर हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा धर्म। क्या आता है, धर्म। वहां पे धर्म क्या था, कैसा था। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्यक देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या हुई, असंख्यक बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। विद्वानों का यह मानना है कि यह मूर्तियां प्राकृतिक देवी तथा मृत देवी की है। ठीक है, यह मानना है कि प्राकृतिक देवी तथा मृत देवी की, ये क्या है, मृत देवी यानी कि जिन्हें वो माता मानती थी। ठीक है, वो मृत मरा हुआ वाला मृत नहीं, ठीक है, जिन्हें वो माता मानती थी। ठीक है, तथा हमें कुछ और मोहरे भी प्राप्त हुए हैं या फिर मिले हैं, जिन पर पेड़ पौधे तथा पशुओं के चित्र भी अंकित हैं, यानी कि जिस पर पेड़ पौधे और चित्र भी अंकित हैं।
उन मोहरों पर एक आकृति है जिस पर एक चित्र अंकित है जो पालथी मारकर योगी की मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कि जानवरों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। इन्हें हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक रूप शिव में दर्शाया गया है। यानी कि एक मोहरे मिली है, जिस मोहरे पे क्या है, प्राकृतिक रूप से एक चित्र अंकित है, जिसके चारों तरफ क्या है, जो क्या है, योगी की जो है आलती पालती मार के योगी के मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके चारों तरफ जो है कई सारे जानवर हैं, उनसे घिरे हुए हैं। और बात करें अगर इसकी मान्यता है कि तो क्या है, एक हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता शिव को दर्शाया गया है इसमें, ऐसा कहकर। ठीक है, अब का पतन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन, जलवायु में बदलाव, यानी कि दिन पर दिन क्या हुआ, जलवायु में बदलाव आया, जिस वजह से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। या फिर अधिक बाढ़ आई, उस वजह से इसका पतन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब क्या हमारा, ठीक है, देखो वनों की बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, वनों की कटाई हुई, जिस वजह से क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण हुआ। नदियों का सूख जाना, या फिर उसका मार्ग बदल जाना, या फिर या तो ये नदियां जो आती थी वो सूख गई, या फिर उनका मार्ग बदल दिया गया। धरती का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया गया, धरती का क्या जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कारण कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट एक कारण हमें नहीं पता है। ठीक है, कई तो लोग ऐसे कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन इत्यादि, ये क्या है, आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन भी आए, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो ये सभी कारण जो थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण थे। जलवायु में बदलाव, अधिक बाढ़, वनों की कटाई, ठीक है, नदियों का सूख जाना, उनका मार्ग बदल जाना, या फिर धरती का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया गया। ठीक है, या फिर क्या है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आए, उस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। अब आता है हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है कनिंग का भ्रम। क्या आता है, कनिंग का भ्रम। ये लास्ट टॉपिक है, उसका भी हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि लेक्चर 3 में हमने अपने वीडियोस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आता है हमारा कनिंग का भ्रम। देख ले कनिंग का भ्रम क्या है। ठीक है, ये आपसे हर क्वेश्चन में या फिर पेपर में आपको जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। कनिंग भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। जो कनिंग थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंग, इनका नाम क्या था, पूरा नाम क्या था इनका, अलेक्जेंडर कनिंग को भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में पूरा वस्तुओं की खुदाई का कार्य शुरू किया। जो कनिंग थे, इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी में पुरानी वस्तुएं, पूरा वस्तुओं की जो था खुदाई का कार्य क्या था, अपने ऊपर कार्यभार संभाला और उसका काम शुरू किया। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीन बौद्ध तीर्थ यात्री के चौड़े वृत्तांत को पढ़ा या प्रयोग किया। यानी कि प्रारंभिक में जो प्रारंभिक समय में जो खुदाई से जो वस्तुएं मिलती ना, उनकी पहचान के लिए क्या क्या 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में जितने भी यात्री हमारे यहाँ पे आए, ठीक है, उनके द्वारा जो भी वृत्तांत लिखे गए थे ना, उनको उन्होंने पढ़ा और उसका क्या क्या प्रयोग किया, उन वस्तुओं को जानने के लिए क्या किया। ठीक है, एक अंग्रेज ने कनिंग को एक हड़प्पाई मोहर दी। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसने कनिंग को, जो अलेक्जेंडर जो कनिंग थे, उनको क्या थे, एक हड़प्पाई मोहर दी। क्या दी, मोहर दी। ठीक है, कनिंग ने मोहर पर ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, इसके बारे में वे जानते तक नहीं थे। यहाँ देखो, जो हड़प्पा सभ्यता में एक अंग्रेज था, उसने क्या किया, कनिंग को एक वो दिया, मोहरे दिया। ठीक है, तो उस मोहरे को उन्होंने देखा तो सही, लेकिन उन्होंने उस मोहरे को एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का असफल प्रयास कर दिया जिसके बारे में वो सही से जानते तक नहीं थे। ठीक है, देखो कनिंगम को जो एक अंग्रेज ने जो उनको मोहरे दी थी ना, हड़प्पाई मोहरे, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ भी मोर नहीं आएगा, मोहरे आएगा। ठीक है, जो मोहरे जो थी ना, उस पर उन्होंने ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का असफल प्रयास किया जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये था उनका जो था भ्रम था। ठीक है, अब देख लेते, आगे देख लेते। ऐसा इसलिए कहा गया था, कई और लोग की तरह इनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुई थी। इनका भी यह मानना, जो बाकी लोग जो कहते थे ना कि जो हमारा जो इतिहास था, इतिहास का जो आरंभ हुआ था गंगा घाटी में पनपे पहले शहर के साथ हुई थी। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझने में भूल कर दी। उनकी ये जो उनका महत्व था, या फिर जिसके बारे में वो जानते थे ना, उसके अगर अकॉर्डिंग देखे तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग देखे तो उन्होंने ये समझने में भूल कर दी है, उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझने में क्या कर दिया, भूल
कर दिया। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा कनिंग का भ्रम। उन्होंने क्या किया, हड़प्पा मौर्य को सही से जाना नहीं, उस सभ्यता को एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का प्रयास, असफल प्रयास कर दिया जिसके बारे में उन्हें खुद भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था या फिर आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पे एंड हो जाता है, यानी 3 लेक्चर के साथ में जो हमारा चैप्टर है एंड हो गया। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। और हाँ, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इन 3 लेक्चर्स वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दे। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे एंड हो जाता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में, तो प्लीज एक बार और तीनों लेक्चर्स को एक बार और देख ले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, हम अभी 12th क्लास में फर्स्ट टाइम आए, तो फर्स्ट टाइम अगर हम कोई सी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आप लोग चाहो तो एक बार और इसे देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको एज ए नोट्स अगर चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं उसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।